बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स 101 का लेक्चर 6, जिसका टाइटल है फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज। ठीक है, इसमें हम मज़ीद जो एप्लीकेशंस हैं न्यूटन लॉज की वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ द रेजिस्टिव फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, अ लिक्विड और गैस। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन वो फोर्स है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनमें से मतलब किसी भी फ्लूइड में से गुजरता है तो जो फ्लूइड उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगाता है हम उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड से गुजरता है तो वो उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, इसकी हम चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ रोड द एयर अराउंड इट रेजिस्ट्स इट्स मोशन। ठीक है, जब भी कोई कार किसी रोड पे चलती है तो उसके इर्द गिर्द जो एयर होती है, हवा होती है, तो वो उसको मोशन को अपोज करती है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है फ्लूइड फ्रिक्शन इन गैस, क्योंकि एयर जो है वो हमारे पास गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है व्हेन अ स्विमर मूव्स थ्रू वाटर, वाटर रेजिस्ट इट्स मोशन। जब भी कोई तैराक यानी जो स्विमिंग करने वाला बंदा है पानी में से गुजरता है तो पानी उसकी मोशन को रेजिस्ट करता है, मुज़ाहमत पेश करता है। इट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन इन लिक्विड। ये फ्लूइड फ्रिक्शन इन लिक्विड की एक मिसाल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडीज वेलोसिटी रिलेटिव टू फ्लूइड। ठीक है, वो ये बता रहा है कि फ्लूइड फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में है, एक्स में, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होगी वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, द फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू बॉडीज़ वेलोसिटी। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो बॉडी की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स के जितनी ज़्यादा बॉडी की वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले है अरिस्टोटल्स व्यू। ठीक है, अरस्तू का क्या व्यू था? ठीक है, अरस्तू का कहना था कि जो भी मतलब चीज़ें हैं हमारे पास वो अगर किसी ऊंचाई से हम उनको गिराते हैं तो उनका जो गिरने का टाइम है वो सेम होता है। सॉरी, जो बल्कि ये तो था न्यूटन का। ठीक है, गैलीलियो का। तो अरस्तू बोलता था कि जो भी हम मतलब अगर एक भारी चीज़ गिराएं और एक हल्की चीज़ गिराएं तो जो भारी चीज़ होगी वो पहले ज़मीन पे गिरेगी और हल्की बाद में गिरेगी। ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है, पीसा का एक झुका हुआ मीनार है, उस पर उसने तजर्बा किया था। एक हैवी बाल को गिराया था और एक स्मॉल बाल को गिराया था, तो दोनों जो हैं वो एट अ टाइम सेम टाइम जो है वो ग्राउंड पे टच कर गए थे। ठीक है, और उसने जो है मतलब ये नतीजा निकाला था कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो ये हैवी बाल और स्मॉल बाल दोनों जो हैं वो एट द सेम टाइम ही ज़मीन पे गिरेंगे। ठीक है, फिर उसने एक पर जो है वो गिराया, फीदर जिसको बोलते हैं, और एक लार्ज बाल, दोनों को गिराया, तो जो फीदर था वो बाद में ज़मीन पर पहुंचा। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी साइंस समझते हैं कि ये जो फीदर है ये ज़मीन पर बाद में क्यों गिरा। हालांकि पहले उसने बोला था कि ये दोनों सेम टाइम पे जो भी चीज़ आप गिराएं वो सेम टाइम पे ही मतलब कि ज़मीन को टच करेंगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ फ्लूइड इन अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू बॉडीज़ वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ के हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो जो है वो तकरीबन प्रोपोर्शनल होगी बॉडी के वेलोसिटी के। ठीक है, तो जो हम मतलब फीदर के केस में जो स्टडी कर रहे हैं ना, उसकी एक वजह ये है कि मतलब इसमें जो मेन काम जो कर रहा है वो एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस जो है उसके वज़न के लिहाज से उसका जो मतलब है एरिया जो है वो मतलब फीदर का ज़्यादा है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस का ज़्यादा अमल दखल है। तो जब एयर रेजिस्टेंस मतलब उस पर ज़्यादा अमल करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और मतलब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत जल्द अटेन कर लेगा जो फीदर होगा। और जो बाल है हमारे पास, बाल का जो मतलब जो एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू मास मतलब बिल्कुल कम है। ठीक है, तो उस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, इस वजह से उस पर जो उसकी वेलोसिटी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो पहले ज़मीन पर आ जाता है और फीदर जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता करता वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ठीक है, बाद में ज़मीन पर गिरेगा। तो इसको मैथमेटिकली भी हम देखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो मतलब रेजिस्टिव फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू वी है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये साइन ख़त्म करने के लिए
के जो है वो कांस्टेंट लगाया, ठीक है, के वी, ठीक है, F इज़ इक्वल टू के वी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फीदर है हमारे पास उसका एक तो वेट है जो नीचे की जानब अमल कर रहा है mg, ठीक है, इसके साथ पॉजिटिव, और माइनस के वी, ठीक है, माइनस के वी वो फोर्स है, ठीक है, रजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। तो इसके साथ माइनस इसी वजह से आया है कि रजिस्टिव वो नीचे की जानब मूव कर रहा है फीदर जो है, लेकिन जो रजिस्टिव फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ माइनस आया। तो F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम ए मतलब के न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम फीदर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था कि थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, और इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन सारी ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ से हम वी टी जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं वो हमारे पास mg ओवर के आ जाएगी। यहाँ से इस चीज़ को ये चीज़ उठा के उधर ले जाएं, ठीक है, mg इज़ इक्वल टू के वी हो जाएगा, तो वहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ़िज़िक्स में हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का एक मतलब प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि मतलब कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी सबसे पहले हम उसकी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स के जो भी उसमें मतलब फोर्सेस के अलावा मतलब कि जो भी चीज़ें, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मास होता था किसी सरफेस पे, ठीक है, तो वो डायग्राम बनाएंगे, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ड्रा एंड आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है, उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस को आइडेंटिफाई करें और ड्रा करें उनको, कौन सी फोर्सेस होती हैं, टेंशन होती है, नॉर्मल होता है, फ्रिक्शन होती है, वेट होता है, ठीक है, और उनके एक्स वाई कंपोनेंट्स अगर बनते हैं तो वो आप फाइंड करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन ईच एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अलहदा लगाएं, वाई एक्सिस पे अलहदा, ठीक है, सारी फोर्सेस को ऐड अप करके एक्स एक्सिस वाली को एम ए एक्स के इक्वल आ जाएगा, सारी फोर्सेस वाई में जो होती हैं वो एम ए वाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से फिर हम वेलोसिटी और पोजीशंस इन फार्मूलों से फाइंड कर सकते हैं, ये वाली जो फार्मूले हमें बताए गए हैं। और भी फोर्सेस, ग्रेविटी इज़ इक्वल टू मतलब W इज़ इक्वल टू mg हो जाएगा, फ्रिक्शन हमारे पास हमने पढ़ा है कि म्यू n हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व फॉर अननोन्स, ठीक है। जब ये चीज़ें हम सब कर लेंगे तो इन इक्वेशंस को हमारे पास जो भी अननोन जो हमने चीज़ें मालूम करनी है हम उनके लिए मतलब कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक प्रोसीजर, ठीक है, कि जो भी फिज़िक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी क्या टेक्निक है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलें तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें जो हैं वो आसानी की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, इस लेक्चर में काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाए लेक्चर नॉर्मल हालात से, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक का मास 2m है और एक का मास m है। इस पे हम इस तरफ को एक फोर्स लगाते हैं और ये दोनों बॉक्सेस जो हैं वो इस तरफ को एक्सेलरेट करते हैं, और ये जो जगह है जिस पर सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, इसमें और बॉक्सेस के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे अब दोनों मासेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है इनको हम ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सिंगल मास नहीं आएगा बल्कि ये दोनों जुड़े हुए हैं तो ये एज ए होल ट्रीट करेंगे, सारे को हम सिंपल जो है वो मतलब सब इकट्ठा इसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 2m + m × a, ठीक है, ये 3ma आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे कि a इज़ इक्वल टू F/3m, ठीक है, ये 3m उधर चला जाएगा। नाउ आइसोलेट ब्लॉक m, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम देखते हैं कि ब्लॉक m पे कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, वो हम देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम ब्लॉक m को आइसोलेट कर देंगे, अलहदा कर देंगे। देन अप्लाई अगेन हम समेशन F इज़ इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे, पुट a इज़ इक्वल टू F/3m, ठीक है। यहाँ पे हम a की जगह पे ये वाली जो वैल्यू आई थी वो हम पुट कर देंगे, m से m ख़त्म हो जाएगा। तो जो फोर्स ब्लॉक 2 बड़ा ब्लॉक जो छोटे पे लगा रहा था वो F/3 थी, मतलब कि टोटल फोर्स का तीसरा हिस्सा जो है वो इस पर छोटे ब्लॉक पर लग रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हम मज़ीद प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मोर एप्लीकेशन देखते हैं न्यूटन लॉ की। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। जो पहला और दूसरा न्यूटन का कानून है वो तमाम इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होते हैं जो कि एक्सेलरेट नहीं करते या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं उनमें ये वैलिड होता है, ठीक है। और ये हर जगह पे मतलब हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनका जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा, ठीक है। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि इज़ अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम, क्या हमारी जो ज़मीन है वो एक इनर्शियल फ्रेम है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि नॉट अ गुड रीज़न टू कंसिडर अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये एक अच्छी मतलब कि वजह नहीं है कि हम अपनी ज़मीन को एक इनर्शियल फ्रेम मतलब कंसिडर करें पार्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि जब भी हम स्टडिंग द मोशन ऑफ रॉकेट, फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी रॉकेट या एयरक्राफ्ट की मतलब के पोजीशन को या मोशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही वो मतलब रॉकेट इस तरह मूव करेगा तो उतनी देर में हमारी ज़मीन भी मूव कर जाएगी, ठीक है।
तो ये इस वजह से होता है कि ये रोटेशन है इसकी अबाउट एक्सिस एंड सन, ठीक है। हमारी ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस और सन के गिर्द रोटेट करती है, इस वजह से हम इसको स्टेशनरी या मतलब के नहीं कंसिडर कर सकते इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आल्सो फर्दर फोर्सेस इफेक्ट इट, ठीक है। और भी काफ़ी सारी फोर्सेस हैं जो मतलब ज़मीन की रोटेशन को या इसको रोटेट करने में मजबूर करती हैं, ठीक है। बट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी कंसिडर इट इनर्शियल, ठीक है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में काफ़ी सारी में हम इनको जो है वो इनर्शियल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट करते हैं या वो मूव करते हैं मतलब कि नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। हम एक लिफ्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसमें एक स्प्रिंग बैलेंस है और एक आदमी है उसमें, तो हम लिफ्ट की जो मोशन है उसको स्टडी करेंगे और साथ जो आदमी का वज़न है उसको हम जो है वो मतलब स्टडी करेंगे, ठीक है। ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहला केस है कि इफ़ लिफ्ट इज़ आइदर एट रेस्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, ठीक है। इसका पहला केस है कि जो लिफ्ट है या तो वो कंप्लीटली रेस्ट पे है या वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मींस कि उसका एक्सेलरेशन कोई नहीं है, उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। तो इसके हवाले से जो इसकी मतलब के बंदे का जो वज़न है वो नीचे की जानब होगा, ठीक है, और जो इसका नॉर्मल फोर्स होगी वो ऊपर की जानब होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि n माइनस एम जी, ठीक है, जो नॉर्मल है वो ऊपर की जानब होगा इसलिए पॉजिटिव आ गया, एम जी है वो नीचे की जानब है, ठीक है, तो वो माइनस के साथ आ गया। तो ये हमारे पास इक्वल होगा एम ए के, तो एम ए यहाँ पे ज़ीरो है तो या वो एम ए भी है जो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से n इज़ इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ये n इज़ इक्वल टू एम जी के हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दी एपरेंट वेट इक्वल्स टू ट्रू वेट, ठीक है। एपरेंट वेट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वो वज़न होता है जो हम मतलब लिफ्ट में जब ट्रैवल करते हैं तो हमें मतलब कि महसूस होता है कि हम हैवी या जब ऊपर की जानब जाती है तो हैवी महसूस होता है। तो जो फील होता है वज़न वो एपरेंट वेट होता है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रू वेट होता है वो और होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो इस सूरत हाल में पहले केस में एपरेंट वेट और ट्रू वेट जो है ना वो बराबर होंगे, ये देखें, ये n इज़ इक्वल टू एम जी, ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हो गया। सेकंड केस है कि इफ़ लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ठीक है, अगर लिफ्ट जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो अपवर्ड मतलब के मूव कर रही है, ठीक है, मतलब के कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है और दूसरा वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि n माइनस एम जी, ठीक है। तो उसी हिसाब से n ऊपर की जानब है, एम जी जो है वो नीचे की जानब है, तो माइनस एम जी आ जाएगा। अब यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं था, ज़ीरो था, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है, तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। n माइनस एम जी जो है वो किसके बराबर होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो एम ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि n इज़ इक्वल टू m, ठीक है, ये चीज़ आप उधर उठा के ले जाएँ, प्लस हो जाएगी, यहाँ से m कामन आया गया तो g प्लस ए आ जाएगा। तो ये देखें आपका मतलब कि g प्लस ए ये प्लस हो रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में एक्सेलरेशन हमारा प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो एपरेंट वेट है ना वो ज़्यादा लगेगा ट्रू वेट से। तो हम इस तरह हमें लगेगा कि हम भारी हो गए हैं, मतलब जैसे आप लिफ्ट में अक्सर ये चीज़ नोट भी करते हैं, ठीक है। तीसरा केस है कि द लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो यहाँ पे जो एम जी होगा वो तो पॉजिटिव होगा लेकिन एन की जो वो है वो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी, तो माइनस एन आ जाएगा। तो ये भी इक्वल होगा एम ए के, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ से ये एन इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ उस तरफ चली जाएगी, यहाँ से m जो है वो कॉमन लेके g माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट होगा वो लेस दैन ट्रू वेट होगा, ठीक है, हमें लगेगा कि हम हल्के हल्के महसूस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ केस है कि अगर लिफ्ट जो है वो जिस केबल के साथ मतलब होती है, अटैच होती है, तो वो केबल अगर टूट जाती है तो ये एक फ्री फॉल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। फ्री फॉल में क्या होता है कि जो बॉडी है वो ऊपर से उसी स्पीड से गिरती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जी की वैल्यू होती है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो जी के बराबर होता है। तो आप उस पिछली इक्वेशन में एक ही जगह पे जी पुट करें तो ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, हर चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, वेट इज़ ज़ीरो वेट ज़ीरो हो जाएगा। सो लिफ्ट एक्ट एज नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं उनमें हमें एपरेंट फोर्सेस मालूम होती हैं, ये उसी वजह से है कि हमें लाइटर फील हो रहा है, हैवी फील हो रहा है, ज़ीरो वेट फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो
नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की वजह से है। ठीक है, हम इसकी एक दूसरी मिसाल समझते हैं कि एक ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो ट्रेन की छत के साथ एक मास लटकाया हुआ है, ठीक है, कोई वज़न है, मास है, तो वो लटकाया हुआ है। जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो ये वज़न जो है, ये देखें, ये पीछे की जानब थीटा एंगल पे पीछे की जानब चला जाता है। ठीक है, यानी जैसे भी हम मतलब किसी गाड़ी में बैठे हों तो उसको एक्सेलरेट करें तो हम पीछे की जानब मूव करते हैं, तो ये वज़न भी उसी तरह पीछे की जानब मूव किया है। ठीक है, तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट्स बने हैं वज़न के। ठीक है, जिस रस्सी के साथ ये बांधा हुआ है उसमें टेंशन टी है, तो इसके दो कंपोनेंट्स एक्स और वाई बने हैं। ठीक है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। ठीक है, जो टी कॉस थीटा है वो तो माइनस एम जी है, मतलब कि एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक टी कॉस थीटा है और दूसरा उसका एम जी वज़न है। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, ये 0 के बराबर है क्योंकि इस सिमत में एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये एम ए अगर यहाँ पे पुट करें तो ए 0 होने की वजह से एम ए सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, जब इनको हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा बन जाएगी, टी टी से कट जाएगा तो हमारे पास ये ए ओवर जी आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की मिसाल थी, क्योंकि हम मतलब ट्रेन के बाहर देखे बगैर हम ये चीज़ देख सकते हैं, उस मास को देख के ये चीज़ बता सकते हैं कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, ट्रेन एक्सेलरेशन कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म रोप of length L lie on a horizontal smooth floor is pulled by a horizontal force F. What is the tension in the rope at a distance L from the end where the force is applied? ठीक है, एक हमारे पास यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ कैपिटल L है। ठीक है, यूनिफॉर्म रोप का क्या मतलब है कि मतलब उसकी मोटाई जो है वो हर जगह पे सेम है। ठीक है, तो वो एक हॉरिजेंटल स्मूथ फ्लोर पे पड़ी हुई है जिसकी मतलब कि फ्रिक्शन लेस है, जो कि इज़ पुल्ड बाय अ हॉरिजेंटल फोर्स। इस तरफ को मतलब एक हमने पुल किया है, फोर्स लगा के उसको रस्सी को खींचा है। ठीक है, तो हमने टेंशन मालूम करनी है। ठीक है, ये हमारे पास इतना पोर्शन जो है वो एल है, इसकी लेंथ एल है, तो ये वाला जो पोर्शन है तो L माइनस एल, कैपिटल L माइनस एल इसकी लेंथ हो जाएगी। तो हमने जिस एंड पर फोर्स लगाई है ना उससे L डिस्टेंस पर हमने टेंशन मालूम करनी है कि उस एंड से वहाँ L डिस्टेंस पर कितनी टेंशन है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका लेट कर लेते हैं कि इसका मास जो है वो मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इस हिस्से को सबसे पहले देखते हैं हम। इसमें जो है वो मतलब क्या क्या चीज़ है कि एक F है इस तरफ लग रही, ठीक है, और टेंशन इसकी इस तरफ होगी। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, एफ़ के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, टी के साथ माइनस आ जाएगा, और ये न्यूटन के कानून सेकंड के मुताबिक ये एम ए के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो एम एल स्मॉल एम एल के बराबर है। ठीक है, कैपिटल एम जो हमारे पास है वो एम एल के बराबर है, तो उसकी जगह पे हमने एम एल और साथ एक्सेलेरेशन वाला ए लिख दिया है, एम ए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम एम एल के बराबर और साथ ए आ गया, इसको हमने 1 बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ये टी है ये वाला, ठीक है, ये इस सिमत में सिर्फ यही लग रही है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये टी इज़ इक्वल टू फिर एम ए। ठीक है, एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए अप्लाई किया, टी सिर्फ यहाँ पे इधर फोर्स जो है वो सिर्फ टी है, तो एम ए। ठीक है, अब हम इस हिस्से को कंसीडर कर रहे हैं तो एम इंटू एल माइनस एल इंटू ए। ठीक है, अब इसका जो एम एल है ना वो ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम अब इस हिस्से को कंसीडर कर रहे हैं, इसकी लेंथ एल माइनस एल है। ठीक है, तो जिस तरह हमने ये चीज़ देखी थी यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, साथ ए वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम 1 और 2 को ऐड करते हैं, ऐड करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से हमने ए को फाइंड किया, ये चीज़ आ जाएगी। अब जो ए की वैल्यू आई है वो हम 2 में पुट करेंगे। ठीक है, 2 में पुट करेंगे, एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा एफ़, तो ये जो कैपिटल एल है वो इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, एल बटा एल 1 आ जाएगा, एल बटा एल वैसे ही आ जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या ये बिल्कुल ठीक है जो हमारा आंसर आया। तो अगर हम एल जो है वो 0 ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ 0 ले लें तो टी इज़ इक्वल टू एफ़ आ जाएगा। इसमें पुट करें एल इज़ इक्वल टू 0 तो टी इज़ इक्वल टू एफ़ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जिस मतलब चीज़ पे जिस कोने पे हमने फोर्स लगाई है उस पर जो टेंशन है वो फोर्स के ही बराबर है। ठीक है, उस पर टेंशन फोर्स ही होगी। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल एल को कैपिटल एल ले लें तो ये चीज़ इसमें पुट करेंगे तो टी इज़ इक्वल टू 0, यानी अगर हम इस कोने पे जाकर चेक करें तो वहाँ पे तो टेंशन 0 होगी ना। ठीक है, क्योंकि हमने फोर्स तो यहाँ पे अप्लाई की है, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो 0 होगी, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक टेबल के ऊपर एक रस्सी पड़ी हुई है। ठीक है, जो उसका थोड़ा सा हिस्सा है वो नीचे की तरफ लटका हुआ है। ठीक है, रस्सी का उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल है, और जो ऊपर पड़ा हुआ है उसके टेबल के वो एल माइनस एल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पर फोर्सेस कौन सी अमल करती हैं। ठीक है, तो इस सिमत में जो चीज़ है कि
ऊपर की जानब नॉर्मल फोर्स, नीचे की जानब ये इसका जो ऊपर हिस्सा पड़ा हुआ है ये इसका वज़न, क्योंकि एम जी, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एम नहीं आएगा, ये चीज़ भी आएगी साथ, एल माइनस एल, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था ना, यहाँ पे भी ये चीज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो इस तरफ जो फोर्स है वो एम एल जी होगी, ये वाली, ठीक है, इसका वज़न, ठीक है। और म्यू एन इस तरफ जो है वो फ्रिक्शन होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने फोर्सेस जो हैं वो हमने इंडिकेट कर ली हैं। तो अब हम इनको इक्वेट करते हैं, ये फोर्स जो है वो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये फोर्स इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये हमने 1 और 2 इसी तरह लिख लिया है, ठीक है, ये फोर्स इसके बराबर, ये फोर्स इसके बराबर। अब उन दोनों इक्वेशंस की हमने नंबरिंग कर लिया जो हमने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है ना उसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से m जो है वो m से कट जाएगा, तो बल्कि सॉरी यहाँ से कटेगा नहीं, हम mg से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, दोनों तरफ mg से डिवाइड करेंगे, यहाँ से mg कट जाएगा, यहाँ से भी mg कट जाएगा, और यहाँ से म्यू इंटू एल माइनस एल आएगा, और सिर्फ यहाँ पे l रह जाएगा इस तरफ जो है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर म्यू को ज़रब देंगे, ये चीज़ आ जाएगी, l वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, म्यू एल इस तरफ पड़ा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है माइनस वाली ये उठा के उधर ले जाएं, यहाँ से l कॉमन आ जाएगा, इधर से स्मॉल l 1 प्लस म्यू आ जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल l की वैल्यू आ जाएगी म्यू कैपिटल L ओवर 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो इसको भी हम चेक करते हैं कि अगर हम म्यू जो है वो ज़ीरो ले लें, मतलब कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो ले लें, तो हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स कि अगर हम फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो ले लें तो सॉरी, वो जो रस्सी है वो टेबल पे टिकेगी नहीं, वो सारी की सारी नीचे गिर जाएगी। और अगर हम म्यू की वैल्यू 50 ले लें, 100 ले लें, यानी काफ़ी बड़ी ले लें, तो जो रस्सी होगी वो आप सारी की सारी नीचे लटका सकते हैं, थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है वो टेबल के ऊपर काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल 8 है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक पुली की एग्जाम्पल है कि एक पुली है हमारे पास, उसमें एक रस्सी हमने लटकाई हुई है, तो उसकी जो मतलब कि टोटल एक जो तरफ उसकी लेंथ है वो x है, दूसरी तरफ l माइनस एक्स है, और जो l माइनस एक्स है वो x से बड़ी लेंथ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल करती हैं, ठीक है। तो l माइनस एक्स नीचे की जानब इसका एक वज़न भी होगा, और ये चीज़, ठीक है, l माइनस एक्स एम जी आ जाएगा, साथ ये वाली चीज़, ठीक है। ये ऊपर की जानब मूव कर रही है ये रस्सी, ठीक है, ये नीचे की जानब ज़्यादा होने की वजह से ये रस्सी नीचे की जानब मूव कर रही है, और ये कम होने की वजह से ऊपर की जानब जा रही है पुली के ऊपर से, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास आएगी वो l माइनस एक्स इंटू एम जी आ जाएगा, और इसके साथ माइनस साइन लगेगा, माइनस एक्स एम जी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की जानब जा रही है ना, वज़न इसका नीचे की जानब है लेकिन जा ऊपर की जानब रही है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये चीज़ हमने मतलब आनी इस तरह थी कि एल माइनस एक्स एम जी माइनस एम जी एक्स, ठीक है, इसमें से एम जी हमने कॉमन ले लिया, एल माइनस एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, ये चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। तो ये भी हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एम ए के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो कैपिटल एम है, लेकिन वो कैपिटल एम जो है वो एम एल के इक्वल है, और साथ ए वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे एल माइनस 2x बन जाएगा, एम जी एम और एम कट जाएंगे, ठीक है। ए हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2x ओवर एल इंटू जी। इस इक्वेशन को आप ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। अगर हम इसको चेक करना चाहें, मीन्स के इफ़ x इज़ इक्वल टू एल ओवर 2, मीन्स के जो रस्सी है हमारे पास दोनों जानब बराबर हो, ठीक है, एक जानब बड़ी ना हो दूसरी जानब छोटी ना हो, मीन्स के एल ओवर 2 हम दोनों साइड्स पे आधी आधी रस्सी बराबर कर दें तो हमारे पास एक्सलेरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि किसी भी जानब वो रस्सी मूव नहीं करेगी। रस्सी मूव क्यों कर रही है कि वो एक तरफ से बड़ी है रस्सी, उस तरफ मूव कर रही है। तो मीन्स के जब हम दोनों साइड्स पे बराबर रस्सी कर देंगे पुली के, तो वो हमारे पास एक्सलेरेशन वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि एक मास एम है, कैपिटल एम, ठीक है, उसके साथ एक स्मॉल एम का मास इस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फोर्स अप्लाई हो रही है उस पर, ठीक है, और इस तरफ उसका एक्सलेरेशन हो रहा है, और जिस सरफेस वो पड़े हैं वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। अभी देखेंगे ये जो मास एम है ना, ये नीचे नहीं रखा हुआ, ये इसके साथ सिर्फ एक फोर्स की वजह से अटैच है। अभी ये कोशिश करेगा कि ये नीचे गिरे, देखेंगे इसका वेट है ना, तो वेट ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो एफ़ है ना, ये इसको इसके साथ अटैच किए हुए है, ठीक है। हम ये चीज़ फाइंड करेंगे कि हमें कितनी एफ़ जो है वो चाहिए इस मास को इसके साथ अटैच रखने के लिए कि ये इसके साथ ऐसे ही जुड़ा रहे, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं साथ, तो इनका मास भी दोनों का जमा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एम प्लस एम ए हो जाएगा, यहाँ से ए इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर एम प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे ये जो एफ एस है ना, ये इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी
की जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये इसके साथ अटैच है, जिसकी वैल्यू mg के बराबर है, वेट के बराबर है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो ये इसके साथ जुड़ी रहे, तो हमें चाहिए होगा कि म्यू एन जो है ना वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू इससे बड़ा होना चाहिए। म्यू एन जो है ना यानी फ्रिक्शन की जो मिकदार है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन म्यू एन जो है इसका मतलब है, मतलब कि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में म्यू एन इज़ लेस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एम जी, लेकिन एन इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। हमने पढ़ा कि एन इज़ इक्वल टू एम ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू रखी, ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे ये वाली, ठीक है। तो एफ़ इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ये चीज़, ठीक है। यानी जब तक एफ़ जो है फोर्स जो है वो इस चीज़ से बड़ी होगी, ये मास इसी तरह इसके साथ अटैच रहेगा, ये गिरेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एक पुली है हमारे पास, उसके साथ दो मासेस अटैच हैं, ठीक है, M1 M2, ठीक है। M1 जो है वो मतलब थोड़ा कम वज़न है, M2 बड़ा है, ठीक है। M2 बड़ा होने की वजह से नीचे की जानब मूव कर रहा है, ठीक है। हमने इसकी फोर्सेस को M1 पे कौन कौन सी फोर्स है, एक ऊपर की जानब T1 है, नीचे की जानब इसका वेट है, तो M1G आ जाएगा। तो M2 पे भी ये रस्सी में टेंशन है T2, तो M2G इसका जो है वो वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन जो इसकी फोर्सेस हैं उसको इक्वेट किया है, ठीक है। M2G माइनस T, M2G नीचे की जानब है, T2 ऊपर की जानब है, ठीक है। तो मतलब टेंशन दोनों में सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगी M2G माइनस T इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। M1G माइनस T इज़ इक्वल टू माइनस एम ए, ठीक है। क्योंकि एक मास जो है वो नीचे की जानब जा रहा है, एक ऊपर की जानब जा रहा है, तो इसके साथ ऊपर वाले के साथ माइनस आ जाएगा, नीचे वाले के साथ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इनको हम ऐड करेंगे, 2T इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2, तो यहाँ से T हमारे पास M1 प्लस M2 ओवर T2 आ जाएगा। तो ये T की वैल्यू आप इनमें से किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन ये वाला आ जाएगा। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि अगर M1 और M2 दोनों बराबर हों तो एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो जाएगा। ये आप इसमें भी पुट करके चेक कर सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं कि अगर दोनों मासेस बराबर हैं तो दोनों एक ही जगह पे टिके रहेंगे, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी रस्सी की, ठीक है, पुली के ऊपर से। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 11 है। इसमें अगर हम एक पत्थर को एक रस्सी के साथ बांध कर घुमाएँ तो घुमाते रहें, ठीक है, तो उसके जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं ना वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस तरह हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरह होगा, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इस तरह होगा, इस तरह मतलब ये चेंज करते रहेंगे। तो जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे, ठीक है, इसको मतलब रस्सी को पत्थर के साथ बंधी हुई है, ठीक है, छोड़ेंगे तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस सिमत में उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, ठीक है, कि जब हम उसको रिलीज़ करेंगे अपने हाथ से तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो काइंडली काफ़ी मेहनत होती है इन लेक्चर्स को बनाने में, तो आप उसका जो शुक्रिया अदा है या सिला इसी सूरत में मोड़ सकते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।